देखिए, राजस्थान में आज कर्णापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 72.40% वोटिंग हुई। इस उपचुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह के बीच थी। कर्णापुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले ही मंत्री परिषद में शामिल करते हुए राज्य मंत्री बना दिया था। करणपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा 8 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। बहुत जागरूक मतदाता है, सूझवान मतदाता है। वो निश्चित तौर पर देश की प्रगति को, राजस्थान के विकास को और कर्णपुर विधानसभा के विकास को मतदान करेगा और कमल का बटन दबाकर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी गरजा और माफिया मिट्टी में भी मिल गया। योगी राज में कानून का राज जिस कदर है, उसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। दरअसल सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी गोरखपुर के गैंगस्टर विनोद उपाध्याय को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मार गिराया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अवैध अस्पताल को ध्वस्त किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एलडीए की टीम बुलडोजर लेकर के पहुंची और अवैध तरीके से बने अस्पताल को ध्वस्त किया। 24 दिसंबर को अस्पताल को सील कर खाली करवाया गया। कैंट रोड स्थित ये अस्पताल बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। सिराज अहमद एफआई बिल्डर्स का मालिक है। लखनऊ पुलिस को उसकी तलाश है। सिराज अहमद के एफआई टावर में ही मुख्तार अंसारी का पेंट हाउस था। अस्पताल से सटे एफआई टावर बिल्डिंग भी सिराज अहमद की है और बताया जा रहा है कि अब इस पर भी जल्द एक्शन होगा। एलडीए ने एफआई टावर के 2 फ्लोर को अवैध घोषित किया है। एलडीए की तरफ से इसे तोड़ने का नोटिस भी दिया जा चुका है और अब जल्द ही इस पर भी बुलडोजर एक्शन योगी का होने वाला है। लखनऊ के बालेंटर चौराहे पे बना एफआई हॉस्पिटल नाबूद करने में प्रशासनिक अमला जुट चुका है। इल्जाम यह है कि इसका बिल्डर मुख्तार से कनेक्ट है और कहीं न कहीं मुख्तार का रुपया लगा हुआ है और ये बिल्डिंग अनलीगल रूप से बनी है। सड़क के किनारे उसका ट्रांसफार्मर लगा था जिसको आज हटाया गया है, सारी सप्लाई काटी गई है। उसके बाद इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। कहा जा रहा है फोकलैंड को भी यहाँ लाया गया है ताकि जो बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द नस्तानाबूद किया जाए। हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि एफआई हॉस्पिटल में काफ़ी मरीजों का इलाज चल रहा था, उनको यहाँ से हटाया गया है। साथ ही ये जब हॉस्पिटल बना था वो 21 अगस्त 2003 को, तो इसका उद्घाटन उस वक्त के मौजूदा गवर्नर आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने किया था और बहुत ही धूमधाम से इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। उस वक्त तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे और तब से लेकर यह हॉस्पिटल चल रहा था। लेकिन प्रदेश की राजनीति बदलते हुए मुख्तार अंसारी के जेल में जाने के बाद और उनके कनेक्शन आने के बाद सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है और सरकार की नज़रों में यह हॉस्पिटल आ गया, जिसके बाद एलडीए के उन्हीं अफसरों ने इस हॉस्पिटल को अनलीगल घोषित कर दिया जिन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद इसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है और व्यापक रूप से कार्रवाई चल रही है। कई फ्लोर हैं इसमें, जिसमें बाकायदा छोटे छोटे केबिन्स बने थे, मरीजों के रहने का इंतजाम था, ऑपरेशन थिएटर थे, तमाम थे, उनको तोड़ा जा रहा है। फोर्स तैनात कर दी गई है चप्पे चप्पे पर ताकि किसी तरह की दिक्कतों का किसी को सामना न करना पड़े, लेकिन किसी तरह का विरोध नहीं देखने को मिल रहा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और बिल्डिंग में तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, वो अभी कई दिनों तक चलती रहेगी। कैमरा पर्सन डॉक्टर यादव के साथ एहतशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। तो एक तरफ बुलडोजर एक्शन तो वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गोरखपुर के कुख्यात माफिया विनोद उपाध्याय को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात सुल्तानपुर में एसटीएफ और माफिया के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में माफिया ढेर हुआ। विनोद उपाध्याय के सिर पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस को उसकी जमीन कब्जाने, हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में तलाश थी। विनोद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के माफियाओं की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। इसके खिलाफ 35 केस दर्ज थे, लेकिन उसे किसी में भी सजा नहीं मिली थी। विनोद उपाध्याय ने साल 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गया। उपाध्याय को 7 महीने से एसटीएफ और गोरखपुर क्राइम ब्रांच की टीम ढूंढ रही थी। विनोद उपाध्याय अयोध्या जिले के पूर्वा का रहने वाला था।
विनोद उपाध्याय उस वक्त चर्चा में आया जब उसने एक थप्पड़ मारे जाने की वजह से हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 मुंबई बम विस्फोट का आरोपी दाऊद इब्राहिम की 4 में से 2 प्रॉपर्टी की, जो कि आज नीलाम हो गई है। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के रत्नागिरी में थी, जिसकी नीलामी हुई पाकिस्तान में बैठ करके। आतंकी खेती करने वाला आतंकी दाऊद इब्राहिम का असली जो खेत था वो नीलाम किया गया। दाऊद इब्राहिम का घर भी नीलाम किया जा चुका है। साफेमा कानून के तहत वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा मुंबई में आयकर कार्यालय में ये नीलामी पूरी हुई है। दाऊद इब्राहिम की रत्नागिरी में स्थित 4 में से 2 संपत्तियों की आज नीलामी हुई। इनमें से एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 15,000 रखी तो उसे 2.1 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी 3.28 लाख में बिकी है। न्यूनतम बोली 19 लाख रुपए तय की गई थी। वकील अजय श्रीवास्तव इन दोनों संपत्तियों को उन्होंने खरीदा है। दाऊद की संपत्तियों को नीलामी पहली बार साल 2000 में की गई और इस प्रक्रिया में किसी ने भाग नहीं लिया। इसके बाद 2020 में दाऊद की 6 संपत्तियों की नीलामी हुई। इसमें मुंबई का एक घर भी शामिल था। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दाऊद को खाने में जहर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस खबर का खंडन किया। पाकिस्तान हमेशा से अपने देश में दाऊद की मौजूदगी से इनकार करता रहा है। दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमारे साथ भगवान जी है। भगवान जी, आपने किस प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन किया? 3 नंबर और 4 नंबर के लिए किया था। 3 और 4 प्रॉपर्टी में क्या आपको खास लगा? कुछ नहीं, कम प्राइस था, एकदम रीजनेबल प्राइस था, इसके लिए मैं बिड किया। ये नीलामी किसने खरीदी है? कोई है, अजय जी करके हैं। कितनी प्रॉपर्टी और कितने में बेची गई है? वो तो उनको मिली है, उन्होंने ज़्यादा बिड किया था तो उनको मिल गई है। क्या वजह है कि 2 और प्रॉपर्टी के लिए किसी ने टेंडर नहीं किया? क्या दाऊद इब्राहिम का खौफ अभी भी बरकरार है? हाँ, वो कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन डर तो लगता ही है। आपने जिस प्रॉपर्टी के लिए किया था, क्या उसका कितना रेट आपने लगाया था और कितने रेट में वो चली गई? मैंने कम लगाया था ना, मेरा इसलिए मुझे नहीं मिली। क्या लग रहा था कि आप जिस प्रॉपर्टी के लिए टेंडर किए थे उसके लिए क्या आपने सोच के रखा था कि कितने में जाएगी, और क्या कुछ आपने निर्णय लिया था कि अगर इसको खरीदते तो क्या आगे करते? इसको खरीदने का तो पहला तो मिली ही नहीं, तो अभी उसको प्लान तो कुछ है ही नहीं उसका। भगवान जी, आप कहाँ से आए और क्या करते हैं? मैं नवी मुंबई से आया हूँ। क्या आपको इस बात का मलाल है कि आप दाऊद इब्राहिम की इस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे फिर से अगर मौका मिलता तो? ये उस टाइम में देखेंगे जो होता है। तो बिल्कुल ये थे भगवान जी, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की 3री नंबर की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टेंडर किया था, लेकिन चूंकि ज़्यादा रेट करके अजय श्रीवास्तव नाम शख्स ने ले लिया है, इसलिए उन्हें यह प्रॉपर्टी नहीं मिली। लेकिन आने वाले समय में अगर मौका मिलता तो एक बार फिर से वह दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियां में सेना ने मुठभेड़ में लश्कर के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। मारा गया आतंकी सेना के एक जवान और गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या में शामिल था। शोपियां की चोटी गांव में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान उस समय मुठभेड़ में तब्दील हुआ जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मौके पर ही मारा गया। पुलिस ने मारे गए आतंकवादी की पहचान बिलाल अहमद भट्ट के रूप में की, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। भट्ट कई आतंकी वारदातों में शामिल था, जिसमें कुलगाम के निवासी उमर फयाज की हत्या भी शामिल थी और उसने हरमैन के गैर स्थानीय मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। शोपियां पुलिस को एक इनपुट मिला था, जिसमें एक टेररिस्ट की इलाका चोटी गांव शोपियां में होने की खबर थी। तो इसी खबर पे एक्ट करते हुए शोपियां पुलिस, एसओजी और 34 आरआर जो आर्मी की है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस घर का मुहासरा किया। और मुहासरे के दौरान जब सर्च करने की कोशिश की गई तो वहाँ से गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। ये एनकाउंटर आज सुबह तक चला और इस एनकाउंटर में एक टेररिस्ट जो था उसी एलईटी से वाबस्ता, जिसका नाम बिलाल भट्ट था, जो कि चकचोलन का रहने वाला था, वो न्यूट्रलाइज हुआ। वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया। राजनिवास की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई।
वहीं इस जांच के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि यहाँ ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट करवाए जा रहे हैं जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। बाद में पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। आरोप है कि निजी लैब की मदद से मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट पर लाखों टेस्ट करवाए गए। इसकी आड़ में निजी लैब को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया और इस मामले में बीजेपी ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी जांच के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल सामने आया था मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें उपस्थित दिखाया जा रहा था। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थी। आज दवाइयाँ जो हैं कुछ महीनों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहरीली बताई जा रही हैं। इनके रिश्तेदार, इनके जानकार अभी भी उन्हीं अस्पतालों में जाके लाइन लग के जो है वो दवाइयाँ ले रहे होंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दवाइयाँ ना नकली हैं और ना वो फेक हैं, ना वो स्पूरियस है। कुछ जो गलतियाँ हैं वो पाई गई हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हमेशा से होती रही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली की जनता को जो नकली दवाइयां दी जा रही थी, आज सीबीआई जांच की अनुमति मिल गई है। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। अब यह भी पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां जिनके टेंडर्स खत्म हो गए थे उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई, अस्पतालों में नकली दवाइयां क्यों दी गई, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को कितनी कमीशन मिली, कितने करोड़ों का घोटाला है, दिल्ली के लोगों की जान से खेलने की कोशिश की गई। बहुत ही शर्मनाक कृत्य था और सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं। और अब इस जांच का घेरा अरविंद केजरीवाल के आसपास और कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। जनहित याचिका के द्वारा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की, जिसमें अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही था। याचिका महक महेश्वरी ने दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं के पूजा का अधिकार सुनिश्चित करे। मथुरा का विवाद दरअसल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी।